हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 15 के फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे, उसके बाद 19 और 20 बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 रह गया था तो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज 30 सेंटीमीटर। कह रहा है दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, यानी दो सर्कल आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं सॉरी, और उनके बीच का जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर। कह रहा है इफ़ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर, यानी कि जो बड़ा सर्किल है उसका रेडियस 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो छोटा वाला सर्किल है उसका रेडियस 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो उन दोनों के सेंटर, मतलब जो दो ट्राइंगल बने हैं उनके सेंटर के बीच का आपको डिस्टेंस पता लगाना है। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे, बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइड में क्या करेंगे, दो सर्किल बना लेंगे। एक सर्किल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा और दूसरे सर्किल का साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, इसका सेंटर आप ओ मान लीजिए, छोटे वाले सर्किल का सेंटर ओ और ऊपर डैश मान लीजिए, ये ओ डैश हो जाएगा और बड़े वाले सर्किल का सेंटर ओ हो गया। ठीक है, अब कह रहा है इन सर्किल के बीच का जो कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड कौन सा होगा, जाहिर सी बात है यही होगा। इस पॉइंट को आप ए नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को आप बी नाम दे दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ठीक है, ये कॉर्ड है, थोड़ा सीधा नहीं बन पाया है तो समझिएगा। ये जो ए बी कॉर्ड है ये आपका बड़े वाले सर्किल में भी आ रहा है और ये छोटे वाले सर्कल में भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, बड़े वाले सर्किल का जो रेडियस है, यानी जो ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस है, ये आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ ज़रा देखिए, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए छोटे सर्किल का रेडियस दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, यानी ओ डैश से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए आप करेंगे क्या, समझिएगा। आप सबसे पहले एक बड़े वाले सर्किल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सेंटर से ए बी पे। बड़े वाले सर्किल में क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सेंटर से, बड़े वाले सर्किल के सेंटर से ए बी कॉर्ड पे। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्शन लिखिए, CONS। CONS का मतलब कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको, OM ड्रॉप करना है ए बी पे, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को M नाम दे दिया, आप कोई भी दे सकते हैं। OM ड्रॉप किया आपने किस पे, ए बी पे। OM इज परपेंडिकुलर टू ए बी, कर दीजिए इस तरीके से कुछ। इस पॉइंट को आप क्या नाम देंगे, M नाम दे देंगे। ठीक है, उसी तरीके से ये छोटे वाले सर्किल में O डैश M क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर होगा ए बी कॉर्ड पे, O डैश M परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया। अब जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर का मतलब है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री होगा ही। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए समझिएगा। सबसे पहले हम बड़े वाले सर्किल की बात करते हैं। बड़े वाले सर्किल में जब हमने सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो आपका थ्योरम फर्स्ट इस चैप्टर का क्या कहता है, थ्योरम फर्स्ट ये कहता है कि जब भी हम किसी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो परपेंडिकुलर करता क्या है, उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी AM और MB बराबर होगा। AB की टोटल लेंथ दी हुई है आपको 30 सेंटीमीटर, तो AM और MB अगर बराबर है तो MB हो कितना जाएगा, जाहिर सी बात है AB का हाफ हो जाएगा। AB आपका कितना है, AB आपका दिया हुआ है 30, 30 का हाफ करेंगे 15 आ जाएगा। तो MB की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो MB होगा वो AB का क्या होगा, हाफ होगा। AB आपको 30 दिया है अपॉन 2, कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अच्छा, इसके बाद देखिए इन ट्राइंगल MOB बाय PT, PT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। MOB ट्राइंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा ज़रा देखिए, H का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर।
90 डिग्री का अपोजिट क्या है आपका, एम ओ बी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जो बड़े वाले सर्कल में है। 90 डिग्री का अपोजिट क्या है, ओ बी है, तो ओ बी आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। लिख लीजिए ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस आपका क्या होगा, एम बी होगा, हो जाएगा एम बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका ओ एम होगा, और आपको इस क्वेश्चन में ओ एम ही निकालना है, ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, ओ बी आपको कितना दिया है, 25 दिया है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी देखिए ऊपर कितना आया है, 15 का स्क्वायर है, लिख लीजिए प्लस ओ एम का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, 25 इंटू 25 आंसर कितना आएगा, 625। 15 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, 15 इंटू 15 आंसर कितना आएगा, 225 प्लस ओ एम स्क्वायर। तो यहाँ से ओ एम स्क्वायर कितना आ जाएगा, ज़रा देखिए 625। 225 को जब आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 225। ठीक है, ओ एम के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, 625 माइनस 225 का जो भी रिजल्टेंट होगा उसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। 625 में से 225 माइनस करेंगे तो आएगा 400। ओ एम पे से स्क्वायर हटा, इस पर अंडर रूट लग गया, तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई, 400 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 20 का है। अगर 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इतना आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई ये बात। अच्छा, जिस तरीके से हमने एम ओ बी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ओ एम पता लगा लिया है, उसी तरीके से हम ट्राइंगल एम ओ डैश बी में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ओ डैश एम पता लगा लेंगे। ठीक है, चलिए पता लगा लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा इन ट्राइंगल, समझिएगा, इन ट्राइंगल एम ओ डैश बी बाय पी टी। पी टी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 90 डिग्री के अपोजिट एम ओ डैश बी में बात कर रहा हूँ। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होगी हाइपोटेनस, यानी कि ओ डैश बी हो जाएगा। बेस आपका एम बी ही रहेगा इस ट्राइंगल में भी। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ओ डैश एम का स्क्वायर। ठीक है, ओ डैश भी दिया कितना है, यहाँ पे देखिए 17 दिया है, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। एम बी तो सेम ही रहेगा, कितना है 15 है, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस ओ डैश एम का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 289। 15 का स्क्वायर करेंगे आगे 225, उसको आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो हो जाएगा ओ डैश एम का स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या कितना है 64 इज इक्वल टू ओ डैश एम। ओ डैश एम पे से स्क्वायर हटेगा, 64 पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो ओ डैश एम की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, आपसे ये दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछा है, यानी ओ ओ डैश पूछा है। क्या पूछा है, ओ ओ डैश पूछा है। ओ ओ डैश को आप लिख क्या सकते हैं, ओ एम प्लस एम ओ डैश लिख सकते हैं। फिगर ज़रा देखिए, क्या लिख सकते हैं, ओ ओ डैश को ओ एम प्लस एम ओ डैश। ओ एम ज़रा देखिए क्वेश्चन में कितना है, 20 है। एम ओ डैश ज़रा देखिए क्वेश्चन में कितना है, 8 है। आपका आंसर कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। और यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी इन दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 28 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इन द फिगर गिवन बिलो a line L intersect two concentric circles at the point A, B, C and D. Prove that AB is equal to CD. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये होता है कि दोनों सर्किल का सेंटर सेम है, यानी एक छोटा सर्किल है और एक यहाँ पे बड़ा सर्किल है, दोनों का सेंटर सेम दिया हुआ है। सेंटर को आप ओ मान लीजिए। ठीक है,
तो आपको ए बी और सी डी क्या करना है, बराबर दिखाना है। क्या करना है, ए बी और सी डी बराबर दिखाना है। देखिए आप इसको करेंगे कैसे, बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी अपनी तरफ से कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी हमें। क्या होगा ज़रा देखिए, ओ एम एक लाइन बनाएंगे जो ए डी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ए डी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो बना दीजिए, नाम क्या होगा उस लाइन का, उस लाइन का नाम होगा ओ एम, और ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओ एम एक लाइन बनाई जो ए डी के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद समझिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर लार्जर सर्कल। ठीक है, फॉर लार्जर सर्कल यानी बड़े वाले सर्किल के लिए अब आपको थ्योरम 1 रिपीट करना है इस चैप्टर का, जो मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था। थ्योरम 1 क्या कहता था, अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड पे, अभी मैं बड़े वाले सर्किल की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले सर्किल की जब बात कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है आपको ये जो छोटा वाला सर्कल है इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा। यानी आप मान लीजिए कि अभी है ही नहीं, बड़े वाले सर्किल में कॉर्ड है ए डी और इस पर आपने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो जाहिर सी बात है ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ही क्या करेगा, इस पूरे कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी ए एम और एम डी बराबर होगा। ठीक है, बाय थ्योरम 1 ए एम इज इक्वल टू एम डी। रीज़न क्या लिख सकते हैं, चाहे आप बाय थ्योरम 1 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, बाय थ्योरम 1, चाहे आप पूरा स्टेटमेंट लिख दीजिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, चाहे आप ये लिख दीजिए, चाहे आप ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी लिख दीजिए, तीनों ही सेम है। ठीक है, तीनों ही सही है, पूरा ही लिख दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से अब आप स्मॉलर सर्कल की बात करिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको अब बड़ा वाला सर्कल भूलना पड़ेगा। स्मॉलर सर्कल यानी आपकी बी सी कॉर्ड होगी, बी सी पे ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो बी एम इज इक्वल टू एम सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी एम इज इक्वल टू एम सी। रीज़न क्या होगा, यही सेम स्टेटमेंट। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर देंगे, मैंने उल्टा बोल दिया था, सॉरी। ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू एम डी माइनस एम सी। ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर दिया, यानी छोटी वाली इक्वेशन को बड़ी वाली इक्वेशन से माइनस कर दिया। ठीक है, ए एम में से बी एम ज़रा इस फिगर को देख के आप हटा दीजिए, ये आपका पूरा ए एम है और इतना यहाँ से लेके यहाँ तक बी एम है। ए एम पूरा लिया और उसमें से उसके बाद बी एम को क्या कर दिया, काट दिया, क्या बचेगा, जाहिर सी बात है ए बी बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू, उसी तरीके से एम डी में से एम सी इरेज कर दीजिए, ये आपका पूरा एम डी है, एम सी इरेज कर दीजिए, क्या बचेगा, सी डी बचेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। आपका क्वेश्चन में यही चीज़ प्रूव करना था कि ए बी और सी डी बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी से ले लीजिए।
चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए आपसे क्या कह रहा है। कहना इन द फिगर गिवन बिलो chords AB and CD of a circle with center O intersect at E। कह रहा है एक सर्किल है जिसका सेंटर O दिया है, उसमें AB और जो CD कॉर्ड हैं वो एक दूसरे को आपस में आके E पे काटती हैं। इफ़ OE यानी सेंटर से एक लाइन ड्रॉप की गई है, ठीक है, वो एंगल AED को बाइसेक्ट कर देती है। AED यानी जो बीच वाला एंगल, इसको बाइसेक्ट करने का मतलब है कि आपका एंगल AEO और एंगल DEO बराबर है। बाइसेक्ट करने का मतलब ही होता है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना किसी चीज़ को। AED को डिवाइड करेंगे तो AEO और DEO एंगल में बनेगा और ये दोनों एंगल बराबर होंगे। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। आपको क्या प्रूफ करना है कि AB और CD बराबर है। क्या प्रूफ करना है? AB और CD बराबर है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें भी छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के बगैर इस क्वेश्चन को भी नहीं किया जा सकता। कंस्ट्रक्शन क्या है ज़रा देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन समझेंगे थोड़ा सा। आप O से एक लाइन ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर AB पे, तो उस लाइन को हम मान लेते हैं OM है। क्या है? OM है। तो OM को हमने ड्रॉप कर दिया AB पे। उसी तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, O से CD पे, CD कॉर्ड पे, और उस लाइन को हम ON मान लेते हैं। तो ON इज़ परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। ड्रॉप कर दीजिए इस तरीके से कुछ, ठीक है, 90 डिग्री पे। ये आपका M हो जाएगा, ये वाला पॉइंट N हो जाएगा। उसके बाद हम ट्रायंगल MOE और ट्रायंगल NOE को कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं। इन ट्रायंगल MOE एंड ट्रायंगल NOE, ठीक है स्टूडेंट। देखिए क्या होगा, तो समझेंगे इस बात को। MOE ट्रायंगल में देखिए आपका जो एंगल एंगल OME और एंगल ONE दोनों ही 90 डिग्री हैं। ये तो दिया हुआ है, देख के ही पता चल रहा है फिगर में, क्योंकि आपने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया था। तो एंगल OME इज इक्वल टू एंगल ONE इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका गिवन है क्वेश्चन में, या आप लिख दीजिए बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने इस तरीके का कंस्ट्रक्शन किया है, CONS, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद देखिए आपका एंगल MEO और आपका एंगल NEO दोनों बराबर है। आपका एंगल MEO और आपका एंगल NEO दोनों बराबर है। रीज़न क्या है? OE ने एंगल AED को बाइसेक्ट कर दिया है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। OE बाइसेक्ट एंगल AED, तो आप रीज़न में डायरेक्ट लिख देंगे गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आप एंगल ट्रायंगल MOE और ट्रायंगल NOE में देखिए दोनों ही ट्रायंगल में आपका OE आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा OE इज इक्वल टू OE, क्या हो जाएगा ये? कॉमन। क्या हो जाएगा? कॉमन। तो देखिए ट्रायंगल MOE की अगर बात करें, MOE की, तो यहाँ पे एंगल साइड आ रहा है। उसी तरीके से ट्रायंगल NOE की बात करें तो इसमें भी एंगल साइड आ रहा है। OE साइड दोनों ट्रायंगल में आ रही है। तो आपका क्राइटेरिया कौन सा लगेगा कॉन्ग्रुएंसी के लिए? ट्रायंगल MOE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NOE। रीज़न क्या हो गया? एंगल साइड, ठीक है। अच्छा, एक बार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किसी भी एक एक्सियम के थ्रू। एक्सियम टोटल 5 होते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से पता है ना? साइड एंगल साइड, फिर इसी का एक भाई आता है एंगल साइड एंगल, उसके बाद RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। एक बार कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किसी भी एक एक्सियम के थ्रू, 5 एक्सियम में से, तो उनके जो बचे हुए साइड और बचे हुए एंगल होते हैं वो आपस में अपने आप बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी आपका ट्रायंगल MOE और NOE अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो हम कह सकते हैं कि OM और ON क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। रीज़न क्या होगा? CP CTC
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखिए, अगर ओ एम और ओ एन बराबर है, समझिएगा, अगर ओ एम और ओ एन बराबर है, ओ एम है क्या, ओ एम है ए बी का डिस्टेंस सेंटर से, उस तरीके से ओ एन क्या है, ओ एन है सी डी का डिस्टेंस सेंटर से। अगर कोई दो कॉर्ड है, उसका सेंटर से डिस्टेंस सेम है, तो उस कॉर्ड की लेंथ भी सेम होगी। इस तरीके का भी मैंने आपको एक थ्योरम बता दिया है, बता रखा है पहले, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर कोई दो कॉर्ड आपको दी हुई है, जैसे यहाँ पे ए बी और सी डी दी हुई है, इन दोनों कॉर्ड का अगर सेंटर से डिस्टेंस सेम है, जैसे कि ओ एम और ओ एन इक्वल है, देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है सी पी सी टी सी के थ्रू, तो इन दोनों कॉर्ड की लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी। रीज़न क्या होगा, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant, equal chords are equidistant from the center। ठीक है स्टूडेंट, ये बात मेरी समझ में आई या नहीं आई आपको? ओके, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इन द फिगर गिवन बिलो AD is a diameter of a circle with center O. If AB is parallel to CD, prove that AB is equal to CD। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है फिगर दिया हुआ है जिसमें AD आपका डायमीटर है और सर्किल का सेंटर O दिया हुआ है आपको। AB और CD आपका क्या है, आपस में पैरेलल है। पैरेलल है तो जाहिर सी बात है, यहाँ भी जितनी भी पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंगल वाली, यानी कि अल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, इन तीनों का ही इस्तेमाल हम दिल खोल कर करेंगे, जिसका भी मतलब इस्तेमाल बनेगा उसका हम करेंगे। तो कह रहा है प्रूव दैट ए बी और सी डी बराबर है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे ज़रा देख लीजिए, CONS कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वही होगा, OM एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे AB पे, उसी तरीके से ON एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे CD पे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आपने OM एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया AB पे, उसी तरीके से आपने ON एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया CD पे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम ट्रायंगल AOM और ट्रायंगल NOD को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे ज़रा समझिए। इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON, कौन सा ट्रायंगल, AOM और ट्रायंगल DON, ये दोनों एंगल आपके क्या हैं, समझिएगा, ये दोनों एंगल आपके क्या हैं, इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, आपने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका एंगल DNO इज इक्वल टू एंगल AMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या रहेगा, बाय कंस्ट्रक्शन, यानी आपने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा इसके बाद देखिए आप, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अच्छा इसके बाद देखिए AO और OD बराबर होंगे। क्यों भैया, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं इस सर्कल के। तो यहाँ पे लिख हो जाएगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो एंगल AOM यानी ये वाला एंगल और आपका एंगल DON बराबर होगा। रीज़न क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है, तो हो जाएगा एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON, वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल। ठीक है स्टूडेंट, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये दोनों ट्रायंगल को दो तरीके से कॉन्ग्रुएंट दिखाया जा सकता है। मैं ये भी कह सकता था कि एंगल ओ ए एम यानी ये वाला एंगल और आपका एंगल एन डी ओ यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हैं, बराबर होते हैं। रीज़न क्या रहता है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी आपका पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि आपका एंगल ए ओ एम और आपका एंगल डी ओ एन दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के सामने हैं, वर्टिकली अपोजिट। जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला लिया है। वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला थोड़ा आसान है, लेकिन अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन में ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया है, तो आप एंगल ओ ए एम यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दोनों तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने लिया है, देखिए कौन कौन सा बन रहा है। एंगल एक साइड, ये वाला एंगल और ओ डी साइड। उस तरीके से ट्रायंगल ए ओ एम में देख लीजिए, ये वाला नहीं होगा, ये वाला एंगल और ओ ए एक साइड। एंगल साइड ट्रायंगल ए ओ एम में भी है और ट्रायंगल डी ओ एन में भी एंगल साइड। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ एन। रीज़न क्या हो गया, एंगल साइड। जब एक बार आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके बचे हुए एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, तो आप ओ एम और ओ एन को बराबर कह सकते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया था सी पी सी टी सी के थ्रू, जब एक बार सी पी सी टी सी के थ्रू बराबर हो गया, ओ एम और ओ एन है क्या भैया, एक बार देखिए, ओ एम और ओ एन है क्या, ओ एम जो है कॉर्ड ए बी का सेंटर से डिस्टेंस है और ओ एन जो है कॉर्ड सी डी का सेंटर से डिस्टेंस है। जब दो कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस ही सेम है तो वो कॉर्ड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी। रीज़न क्या होगा, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है स्टूडेंट, ओके। चलिए आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा अच्छा है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कंसेप्ट वही लगा है जो अभी तक हम करते हुए आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। पहले कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, वही परपेंडिकुलर जो बनाया था। यहाँ पे लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन होगा क्या, ज़रा समझिए। वही चीज़ ओ एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ए ई लाइन पे, ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सी ई लाइन पे। ठीक है, ए बी और सी डी कॉर्ड आपका क्वेश्चन में बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए ई। एक तो ये चीज़ लिखेंगे, दूसरी क्या लिखेंगे कि ओ एन इज़ परपेंडिकुलर टू सी ई। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे ज्वाइन सी ई। सी ई को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। देखिए समझिएगा, ये आपका एम पॉइंट हो गया। इस तरीके से इधर परपेंडिकुलर बनाया सी ई पे, ये आपका एन पॉइंट हो गया। और क्या किया, और आपने ओ ई को जोड़ दिया। ठीक है, सी ई को कहा था क्या, नहीं यहाँ पे ओ ई होगा। किसको जोड़ दिया आपने, ओ ई को जोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब समझिएगा, आप ट्राइंगल एम ओ ई और ट्राइंगल एन ओ ई को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे ज़रा समझिए। इन ट्राइंगल एम ओ ई, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एम ओ ई एंड ट्राइंगल एन ओ ई। ठीक है, एम ओ ई ट्राइंगल और एन ओ ई ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। देखिए आपका जो एंगल ओ एम ई और एंगल ओ एन ई दोनों बराबर होगा, क्यों, 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन।
आपका एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या रहेगा? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बाद देखिए, समझिएगा, ठीक है, थोड़ा समझेंगे। अब देखिए, ओ ई जो है, ओ ई जो लाइन है वो दोनों ही ट्रायंगल में सेम है। ट्रायंगल एन ओ ई में भी और ट्रायंगल एम ओ ई में भी ओ ई क्या है? सेम है। तो ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा कॉमन। क्या हो जाएगा? कॉमन। क्या हो जाएगा? कॉमन। ठीक है, अच्छा समझिएगा। इसके बाद ए बी और सी डी कॉर्ड बराबर दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ओ एम और ओ एन भी तो बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होता है? इक्वल होता है। ए बी और सी डी क्या है? कॉर्ड्स हैं, इनका सेंटर से डिस्टेंस क्या है? ओ एम और ओ एन है, तो ये भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। रीज़न क्या रहेगा? रीज़न रहेगा बिकॉज ए बी और सी डी बराबर है। अगर दो कॉर्ड्स बराबर है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्राइटेरिया कौन सा लगा, थोड़ा समझेंगे। ये हो गया राइट एंगल यानी 90 डिग्री, उसके अपोजिट वाली साइड हो गई ओ ई यानी हाइपोटेनस, और ओ एम हो गया एक साइड। एक बार फिर से, ट्रायंगल ओ एम ई की मैं बात कर रहा हूँ। एंगल ओ एम ई हो गया 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल। इसके अपोजिट वाली साइड यानी कि ओ ई क्या हो गई आपकी? हाइपोटेनस हो गया। 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है। ओ एम क्या हो गया? एक साइड हो गया। उसी तरीके से ट्रायंगल एन ओ ई में देख लीजिए, ओ एन ई क्या हो जाएगा? 90 डिग्री दिया हुआ है। इसके अपोजिट वाली साइड यानी कि ओ ई हाइपोटेनस, ओ एन क्या हो गया? एक साइड हो गया। यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड के थ्रू हम ट्रायंगल एम ओ ई और ट्रायंगल एन ओ ई को कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एम ओ ई इज इक्वल टू ट्रायंगल एन ओ ई राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, समझ में आया? ओके, अच्छा इसके बाद देखिए, ठीक है, थोड़ा समझेंगे। अब आप कह सकते हैं एम ई और एन ई बराबर हैं सीपीसीटी के थ्रू। अगर एक बार कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो उसके बचे हुए साइड, बचे हुए एंगल बराबर होते हैं। तो आप एम ई और एन ई को बराबर कह सकते हैं। ठीक है, एम ई इज इक्वल टू एन ई क्या हो जाएगा? सी पी सी टी सी, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये तो प्रूफ करना नहीं है। आपको क्या प्रूफ करना है? ए ई और सी ई बराबर है। फर्स्ट पार्ट में ये दिखाना है, सेकंड पार्ट में बी ई और डी ई बराबर है। तो देखिए दिखाएंगे कैसे। ए बी और सी डी बराबर है ना, इसको आप लिख लीजिए, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, समझिएगा, ए बी का हाफ क्या होगा? ए बी का हाफ क्या होगा? आप ए एम भी कह सकते हैं और एम बी भी कह सकते हैं। ए बी का हाफ, ए बी का हाफ क्या है? या तो ए एम कह लीजिए या तो एम बी कह लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम ए एम लिखेंगे। उसी तरीके से सी डी का हाफ क्या होगा? सी डी का हाफ या तो आप एन डी कह लीजिए या तो सी एन कह लीजिए, तो हम सी एन लिखेंगे। इसको इक्वेशन 2 लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एम ई में ए एम जोड़ेंगे, देखिए क्या आएगा? एम ई में ए एम जोड़ेंगे। उसी तरीके से एन ई में सी एन जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एन ई में सी एन जोड़ देंगे। एम ई में ए एम जोड़िए ज़रा, ये है एम ई आपका और ये है ए एम, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? ए ई हो जाएगा। उसी तरीके से एन ई में सी एन जोड़ दीजिए, ये आपका एन ही है, ये आपका एन ई है, ये आपका सी एन है, जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा? सी ई हो जाएगा। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, लिख लीजिए प्रूव्ड, प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। अब देखिए, ए बी का आधा यहाँ पे हमने ए एम लिखा है, ए बी का आधा क्या लिखा था? ए एम लिखा था।
सेकेंड केस में एम बी लिखेंगे, ए बी का आधा एम बी पे तो होगा। उसी तरीके से सी एन का आधा फर्स्ट केस में हमने सी एन लिखा था, सॉरी सी डी का आधा फर्स्ट केस में हमने सी एन लिखा था, अब क्या लिखेंगे, एन डी लिखेंगे। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। क्या हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। इक्वेशन 3 को 1 में से माइनस कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, एम ई है, एम ई में से एम बी माइनस कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, एन ई है, एन ई में से आप एन डी माइनस कर दीजिए। एम ई में एम बी माइनस कर दीजिए, ये आपका पूरा एम ई है, देखिए दिया हुआ है, ये पूरा एम ई है। इसमें से आप अगर एम बी को हटा दें, एम बी को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, सिर्फ बी ई बचेगा। उसी तरीके से एन ई में से एन डी माइनस कर दीजिए, ये आपका पूरा एन ई है, एन ई में से आप एन डी हटा दीजिए, क्या बचेगा, डी ई बचेगा। ये आपका सेकेंड पार्ट देखिए प्रूव्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं कितना आसान है। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।